नमस्कार। आज मेरा टॉपिक बहुत ही अजीब है, आपको सुनना शायद अच्छा नहीं लगे उसके बारे में, क्योंकि जब भी हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम सब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या कैसे रहना चाहिए, प्रेगनेंसी में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए क्या अच्छा होता है और डिलीवरी के बाद बच्चे को कैसे रखना चाहिए। जनरली हम प्रेगनेंसी के बारे में सब अच्छा अच्छा बात करते हैं। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तब भी मेरा मेन रीज़न ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे ऑब्स गायनी में इसलिए करना है क्योंकि उसमें जब पेशेंट आपके पास आता है ना तो वो खुशी के लिए आता है, दुखी होके या बीमार होके नहीं आता है। पर लेकिन हर चीज़ के अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि डिलीवरी कराना, प्रेगनेंसी रखने में कुछ नुकसान है, पर जब भी हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो उसके नुकसान हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आपने शायद डॉक्टर अर्चना के बारे में सुना होगा, क्योंकि डॉक्टर अर्चना जो थी वो एक ग्लोबल न्यूज़ बन गई थी और आप सब जानते होंगे कि उन्होंने सुसाइड किया था क्योंकि उनके ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था, क्योंकि उनके पेशेंट में पीपीएच नाम की एक प्रॉब्लम हो गई थी। पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। अत्यधिक रक्तस्राव क्यों हो जाता है, उससे पेशेंट को क्या खतरा होता है, किन पेशेंट्स के अंदर अत्यधिक रक्तस्राव की प्रॉब्लम आ सकती है, क्या ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, क्या ये मरीज की दिक्कत है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम नॉर्मल पेशेंट होता है और उसको पीपीएच हो जाता है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो जाती है और अटेंडेंट्स का सिर्फ एक ही कहना होता है कि डॉक्टर ने नस काट दी, जैसे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पेशेंट को बचाने नहीं, पेशेंट को बिगाड़ने आए हैं। तो मैं आपको आज पीपीएच के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। पीपीएच क्या होता है? पीपीएच का मतलब है डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो डेफिनेशन के हिसाब से 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो हम उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बट अगर मान लीजिए पेशेंट का हीमोग्लोबिन 12 है या 13 है तो 500 ml ब्लीडिंग से उसका 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मतलब अगर इतनी ब्लीडिंग हुई तो भी पेशेंट उसे सहन कर लेता है। और अगर मान लो यही ब्लीडिंग एक 6 ग्राम 7 ग्राम वाले मरीज को हो गई तो वो तो बहुत बीमार हो जाता है, उसको आईसीयू और वेंटिलेटर मशीन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पीपीएच अगर किसी को होता है तो वो किस प्रकार उसमें उसकी हालत रहेगी, वो मरीज की प्रेगनेंसी के दौरान कैसी हालत रहती है उस पर बहुत निर्भर करता है। पीपीएच कितने प्रकार के होते हैं? पीपीएच 2 तरह के होते हैं, एक होता है एटॉनिक पीपीएच और एक होता है ट्रॉमेटिक पीपीएच। मतलब एटॉनिक पीपीएच का मतलब डिलीवरी के बाद बच्चेदानी को सिकुड़ना चाहिए। बच्चेदानी जो है वो पूरे 9 महीने के 3 किलो के बच्चे को रखे हुए होती है। जब वो बच्चा डिलीवर हो जाता है तो वो बच्चेदानी जो है वो कुदरती छोटे साइज़ की हो जाती है, मतलब 6 महीने के बच्चे जितनी हो जाती है। ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा और बच्चेदानी फैली हुई रहेगी तो पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुकती है और उसे हम एटॉनिक पीपीएच कहते हैं। और एटॉनिक पीपीएच एक बहुत ही जानलेवा दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग जब अगर मरीज को चालू होती है तो जैसे हम घर में नल खोल देते हैं उस तरह से ब्लीडिंग होता है और पेशेंट की जान को विदिन 30-40 मिनट्स, विदिन 1 आवर रिस्क हो जाता है। ट्रॉमेटिक पीपीएच क्या होता है? ट्रॉमेटिक पीपीएच मतलब डिलीवरी के दौरान बच्चेदानी में, गर्भाशय में, माहवारी के रास्ते में कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग जाना और जहाँ चोट लगी है वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, तो उसे हम ट्रॉमेटिक पीपीएच कहते हैं। हम इनके कारणों के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि एक प्राइमरी पीपीएच होता है और एक सेकेंडरी पीपीएच होता है। प्राइमरी पीपीएच होता है जो विदिन 24 आवर्स होता है, मतलब डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर, और जो सेकेंडरी पीपीएच होता है वो 24 घंटे से लेकर डिलीवरी के 6 हफ्ते तक जो होता है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे एटॉनिक पीपीएच के बारे में बात करूंगी जो कि अर्चना के पेशेंट को हुआ था। सबसे पहले क्या हम इसे बचा सकते हैं? एटॉनिक पीपीएच क्या हम रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे केसेस के अंदर एटॉनिक पीपीएच से बचा जा सकता है। वो कैसे बचा जा सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान आप रेगुलरली डॉक्टर को चेकअप कराते रहें और आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा 11 के ऊपर रहना चाहिए। तो अगर पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो भी जाती है तो हमारे पास टाइम रहता है ब्लड अरेंज करने का, पेशेंट को ठीक करने का, पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हुई है तो रोकने का। तो अगर पेशेंट 5 ग्राम वाला ब्लीड कर जाता है तो सीधा यही डिसीजन होता है कि इसकी बच्चेदानी निकालो। अगर पेशेंट का 11-12 होगा तो हम ये दवाई वो दवाई दूसरे तरीके ट्राई करते हैं जिसमें कि हम बच्चेदानी पेशेंट की बचा सकें। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किन केसेस में हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जिन पेशेंट्स में एटॉनिक पीपीएच जैसी संभावना हो सकती है,
तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें एटॉनिक पीपीएच होने की संभावना रहती है, उनको जनरली डिलीवरी ऐसी जगह करानी चाहिए जहाँ पे ब्लड की व्यवस्था रहती है या आसपास में मिल जाता है। अगर दिक्कत हो तो मिल जाएगा। ऐसे गांव में डिलीवरी कराएं जहाँ पे ब्लड की व्यवस्था नहीं है। अब पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट को गाड़ी में डाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, ये सबसे खराब बात है। तीसरी चीज़, कौन कौन से पेशेंट्स को ऐसा हो जाता है? ट्विन प्रेगनेंसी, 2 बच्चे हों पेट में, एक्सेसिवली लार्ज बेबी, मतलब 3.5 किलो से ज़्यादा वजन का बच्चा हो। तीसरी चीज़, बच्चे के आसपास पानी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं, बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा हो। और प्रेगनेंसी के दौरान बीपी का होना। बहुत हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। या फिर पेशेंट को पिछली प्रेगनेंसी में, पिछली डिलीवरी के अंदर पीपीएच हुआ हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हुई हो, तो फिर पेशेंट को पीपीएच होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ें तो प्रेगनेंसी के दौरान हो गई, जिनमें हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। मेरी तो आदत है कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, मैं उन सबसे पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि भाई ये सब संभावनाएं हैं, ऐसा सब हो सकता है, ऐसा सब करना पड़ सकता है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसेंटा प्रीविया, अवल नाल का माहवारी के सर्विक्स के मुख पे होना, और एब्रप्शो प्लेसेंटी, मतलब एक बीमारी होती है जो बीपी के अंदर, जिसमें अवल नाल अपनी जगह से हट जाती है, जिसको एब्रप्शो प्लेसेंटी कहा जाता है। उन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी बातें मैं आप सबको बता रही हूँ, ये वो सब लोग समझते हैं जिन लोगों को ऐसी सब प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं। जनरली अगर अपन देखें, पीपीएच का इंसिडेंस, मतलब पीपीएच के चांसेस अभी आज के दौर में बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल लोग रेगुलरली प्रेगनेंसी केयर लेते हैं, उनके हीमोग्लोबिन जनरली अच्छे होते हैं, या उनको प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन या एनीमिया का ट्रीटमेंट मिल चुका होता है। और अभी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इतने सारे तरीके आ गए हैं पीपीएच से बाहर निकलने के, कि पेशेंट्स को ये रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने कुछ मेजर प्रॉब्लम फेस करी है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब कभी रेयरली ऐसा होता है तो वो डॉक्टर की गलती है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको पीपीएच को कैसे हैंडल करना है वो सिखाया जाता है, और वो आराम से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें एक व्यवस्था चाहिए, जो भी है ब्लड की। अगर ब्लड की व्यवस्था उस जगह पर है तो फिर हमें पीपीएच को मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और 99.9% पेशेंट्स जिनको पीपीएच होता है उनको हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।